हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्यूशन चैप्टर के नया टॉपिक करेंगे। टॉपिक है हमारा एब्नॉर्मल मोलर मास। लास्ट वीडियोस में हमने कोलिगेटिव्स प्रॉपर्टी पढ़ी थी चारों। आज हम पढ़ेंगे एब्नॉर्मल मोलर मास और वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है। तो पहला कि ये एब्नॉर्मल मोलर मास पढ़ा क्यों जाता है। हमने देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से मोलर मास निकाला था सॉल्यूट का। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से मोलर मास आता है सॉल्यूट का, वो डिफरेंट होता है थ्योरेटिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू से। इसलिए यहाँ पे एक नया टर्म्स आता है एब्नॉर्मल मोलर मास। पहले देखते क्या होता है, स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, फिर फाइंड आउट करेंगे क्या क्या है एब्नॉर्मल मोलर मास। तो एब्नॉर्मल मोलर मास मोलर मास ऑफ सब्सटेंस determined by studying of any colligative properties comes out to different from theoretical expected value. The substance is said to show abnormal molar mass. Abnormal मोलर मास। तो स्टेटमेंट बोल रही है जो हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से मोलर मास निकाला था सॉल्यूट का, वो थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिफरेंट आता है। थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उससे वो अलग आता है। इसलिए यहाँ पे एक नई टर्म से एंट्री करती है जिसका नाम होता है एब्नॉर्मल मोलर मास। देखो स्टेटमेंट बोल रहा है मोलर मास ऑफ सब्सटेंस डिटरमाइंड बाय स्टडीइंग ऑफ एनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज comes out to different from theoretical expected value। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से मोलर मास है वो थ्योरेटिकल वैल्यू से डिफरेंट होता है। इसलिए यहाँ पे एक नई टर्म आ रही है एब्नॉर्मल मोलर मास। कितना डिफरेंट है, कितना एसोसिएट हो रहा है, कितना डिसोसिएट हो रहा है, ये सब चीजें आज हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो आज हमारा टॉपिक है एब्नॉर्मल मोलर मास और वेंट ऑफ फैक्टर, और उसके न्यूमेरिकल आज हम करने वाले हैं। तो एब्नॉर्मल मोलर मास को समझते हैं, एक मिनट, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एब्नॉर्मल मोलर मास को एक्सप्लेन करने के लिए आए कौन, वेंट ऑफ फैक्टर। जिसको हम लिखते हैं आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, आई से रिप्रेजेंट। तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है और कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, देखो तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला केस फर्स्ट एसोसिएशन। अगर कहीं पर एसोसिएशन हो रहा है, मीन्स टू एटम ऑफ ए एसोसिएट करके बना रहे हैं A2। देखो ये जुड़ रहा है, एसोसिएट मतलब होता है जुड़ना। तो देखो दो एटम एक मॉलिक्यूल बना रहा है A2 का, तो यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है। और एसोसिएशन के केस में जो I होगा ये लेस देन होता है ऑलवेज 1। क्या होता है, लेस देन 1। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए पूछ सकते हैं कि एसोसिएशन में I की वैल्यू ग्रेटर देन है या लेस देन है या इक्वल टू। ठीक है। केस सेकंड केस आता है डिसोसिएशन। ठीक है। डिसोशिएट मीन्स ब्रेक करना। फॉर एग्जाम्पल ए बी डिसोशिएट हो रहा है, ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव। इस केस में जो आई है ऑलवेज ग्रेटर देन होगा 1, किससे, ग्रेटर देन 1। ये जो केसेस लिख रहे हैं ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। एंड थर्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। मान लो ए से ए कोई डिसोशिएट या एसोसिएट नहीं हो रहा, उस केस में आई
किसके इक्वल होता है, I इज इक्वल टू 1। तो 1 मार्क्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि एसोसिएशन I की वैल्यू लेस देन 1, डिसोसिएशन में ग्रेटर देन 1 और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में I इज इक्वल टू 1। अब ये कैसे पता चला है, इसकी आज हम डेरिवेशन भी करने वाले हैं। तो एब्नॉर्मल मोलर मास क्या होता है, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हमने लास्ट सारी वीडियो में मोलर मास निकाला था वो थ्योरेटिकल वैल्यू से डिफरेंट होता है। तो इसलिए यहाँ पे एक नई टर्म आती है, क्या, एब्नॉर्मल मोलर मास। उसको निकालने के लिए वेंटो फैक्टर आता है। केस होता है कि अगर एसोसिएशन हो, एसोसिएट हो रहा हो तो कितना चेंजिंग आ रहा है, डिसोसिएशन हो, फिर हम अल्फा भी फाइंड आउट यहाँ पे करेंगे, परसेंटेज भी। अब आई का कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। आई इंपॉर्टेंट है। आई कैसे फाइंड आउट करोगे, आई होता है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये आई का फर्स्ट फॉर्मूला है कि ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिवाइड करो कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, तो हमारा वेंटो फैक्टर आ जाता है। फर्स्ट ये सारा न्यूमेरिकल्स में गिवन होगा, क्या ऑब्जर्व्ड है क्या कैलकुलेटेड है, हम करेंगे, ठीक है। सेकंड, अब हमें पता है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज रेसिप्रोकल टू द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ के भी आए हैं कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है चार, वो रेसिप्रोकल होती है किसके, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के, सॉल्यूट के मोलर मास के। तो अगर मैं मोलर मास के टर्म्स में लिखूं तो ये रेसिप्रोकल कर जाएगा, मींस कैलकुलेटेड मोलर मास। कैलकुलेटेड को नॉर्मल भी बोलते हैं, कैलकुलेटेड को नॉर्मल, ठीक है। रेसिप्रोकल कर जाएगा, कोलिगेटिव के टर्म में ये फॉर्मूला होता है और मोलर मास के टर्म में अपोजिट हो जाएगा, कैलकुलेटेड ऊपर और ऑब्जर्व नीचे। अपॉन नीचे क्या है, ऑब्जर्व, इसको एबनॉर्मल बोलते हैं, अब नॉर्मल मोलर मास। आई का एक और फॉर्मूला मोलर मास के टर्म में, ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। इसको याद रखना, सबसे ज्यादा होता है कैलकुलेटेड, जिसे नॉर्मल भी बोलते हैं, ऑब्जर्व जिसको एबनॉर्मल भी बोलते हैं। इसको याद करने का देखो यहाँ पे इस टाइप से कर लेना, OBC, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व ऊपर है तो नीचे कैलकुलेटेड होगा और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा मोलर मास के टर्म्स में, ठीक है। अब आई का एक और होता है फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सबसे ज्यादा ये यूज होगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स total number of moles before, एक मिनट, बिफोर एसोसिएशन, चल क्यों नहीं रहे, एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन, ठीक है। तो आई का एक दूसरा फॉर्मूला भी है कि टोटल नंबर ऑफ आफ्टर एसोसिएट या फिर डिसोसिएट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएट या डिसोसिएट। ये न्यूमेरिकल में हम देखेंगे कि क्या है, कैसे ये पुट करना है। तो आई के यहाँ पे 3 फॉर्मूला आ रहे हैं, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी OBC, ठीक है, अपॉन कैलकुलेटेड। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रेसिप्रोकल होता है मोलर मास के, तो मोलर मास के टर्म में कैलकुलेटेड ऊपर चला जाएगा, ऑब्जर्व नीचे आ जाएगा। कैलकुलेटेड को हम नॉर्मल बोलते हैं, ऑब्जर्व को एबनॉर्मल भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट, आई निकालते टाइम ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होना है। और यहाँ पे कैलकुलेटेड मोलर मास और ऑब्जर्व मोलर मास। अभी कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व का मतलब क्या है ये समझ लेना, बिल्कुल यहाँ पे लिख लेते हैं नोट करके। कैलकुलेटेड मोलर मास
कैलकुलेटेड मोलर मास। जैसे कि हमारे पास यूरिया था NH2CO NH2, इसका जो हम मोलर मास निकालते हैं कितना आता है 60 ग्राम मोल इनवर्स। आप पुट कर लोगे 14 2 12 16 14 2, तो ये 60 ग्राम मोल इनवर्स आ रहा है। जो ये मोलर मास निकालते हैं बेसिकली, जो क्लास 9 से सीख के आ रहे हो, इसको यहाँ पर हम कैलकुलेटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलकुलेटेड। ये होता है कैलकुलेटेड मोलर मास। तो कैलकुलेटेड ये तो ऑब्जर्व कौन सा है? ऑब्जर्व मोलर मास, MB लिख लेते हैं, ठीक है। मोलर मास और सॉल्यूट जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से मोलर मास निकालते हैं उसे हम यहाँ पे ऑब्जर्व बोलते हैं। जैसे कि मैं एक निकाल के दिखा देता हूँ, MB इजिकल टू डेल्टा TB इंटू में WB इंटू में 1000 अपॉन सॉरी KB है, ठीक है, KB आता है, KB अपॉन डेल्टा TB इंटू में W है। तो सिंपल सा ये हमने कौन सा लगाया है? डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला, सॉरी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये KB बॉइलिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ पे दिख रहा है, देखो कैलकुलेटेड मोलर मास का मतलब होता है जो आप बेसिकली नॉर्मल सा कैलकुलेट करते हैं वो होता है कैलकुलेटेड, और जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से फाइंड आउट करते हैं, चारों में से किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो मोलर मास निकलेगा उसे हम ऑब्जर्व बोलते हैं। ये दोनों ही हमने कैलकुलेट करना सीखा है, ये तो बेसिक्स है, और ये हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में सीखा है। ये दोनों यहाँ से फाइंड आउट करके इसमें पुट कर दो, I आ जाएगा। क्या आ जाएगा? I। तो I ऐसे निकलता है। ये इसके 3 फॉर्मूलेज हैं। अब हम डेरिवेशन करते हैं कि एसोसिएशन में I और अल्फा का क्या रिलेशन होता है और डिसोसिएशन में अल्फा और I का क्या रिलेशन होता है। उस टाइप के न्यूमेरिकल्स काफी आते हैं एग्जाम में। तो एब्नॉर्मल मोलर मास क्या होता है? जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से मोलर मास आया है और जो एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकल वैल्यू से मोलर मास है, जो एक्सपेरिमेंटल आया है, वो डिफरेंट होता है। इसलिए यहाँ पे एक नई टर्म आती है एब्नॉर्मल मोलर मास, जिसको फाइंड आउट करने के लिए हम सीख रहे हैं I। तो I का, हाँ, अब यहाँ पे एक नंबर में कई बार I की वैल्यू पूछते हैं डिफरेंट सॉल्ट्स के लिए, कंपाउंड्स के लिए, तो वो भी देख लो I निकलता कैसे I। तो यहाँ पे कुछ नोट्स है, याद रखना ये 1 मार्क्स के लिए। पहला, वैल्यू ऑफ I फॉर यूरिया 1। यूरिया के लिए I की वैल्यू 1 होती है, ये याद करना है, आपको लर्न करना है, डायरेक्ट पूछे जाएंगे। सेकंड, वैल्यू ऑफ I सॉरी 1 लिख दिया, I इथेनोइक एसिड इन बेंजीन, इथेनोइक एसिड इन बेंजीन। तो उसके लिए पूछा जाएगा कि इथेनोइक एसिड इन बेंजीन फाइंड द वैल्यू ऑफ I। तो उसके लिए I होता है 0.5। ये आपको याद रखना है, 1 मार्क्स के लिए डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब देख लो और नेक्स्ट, NaCl हो गया, KCl हो गया, MgSO4 हो गया। इन सब के लिए I की वैल्यू 2 होती है। कैसे? तो ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन के लिए देख लो, कुछ नहीं करना, NaCl को आप डिसोशिएट करो, ब्रेक करो, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। KCl को भी ब्रेक करो, K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। और MgSO4 को भी देख लो, तो ये आएगा Mg2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। इन सब में कितने आयंस मिल रहे हैं? नंबर ऑफ आयंस देखो, एक Na पॉजिटिव, एक Cl नेगेटिव, एक K पॉजिटिव, एक Cl नेगेटिव, एक Mg2 पॉजिटिव, एक SO4 2 नेगेटिव। तो टोटल कितने आयंस मिल रहे हैं? 2। और यही होता है इसकी I वेंटो फैक्टर। तो इनका वेंटो फैक्टर सबका क्या है? 2। ठीक है, अगर 1 मार्क्स में पूछा जाता तो डायरेक्ट बता सकते हो आप। और भी एग्जांपल देख लो इसी टाइप से, जैसे कि MgCl2 Na2SO4, इस टाइप के सॉल्ट्स के लिए ETC। I की वैल्यू कितनी होगी? 3। कैसे? तो देख लेते हैं हम। देखो MgCl2 को अगर आप ब्रेक करोगे तो Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। तो कितने आयंस मिल रहे हैं आपको? एक मैग्नीशियम 2+ का आयंस मिल रहा है और 2 क्लोरीन का। तो यहाँ पे I की वैल्यू होगी 3।
सेम एज इट इज Na2 SO4 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो कितने आयंस मिल रहे हैं? 2 सोडियम के और 1 सल्फेट। तो कितने मिल रहे हैं? 3। तो आई की वैल्यू होगी यहाँ पर 3। नेक्स्ट, इस टाइप के सॉल्ट आयनिक कंपाउंड्स K4FeCN6, इसके लिए आई। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आ भी रखे एग्जाम्स में, तो इसके लिए आई की वैल्यू देख लो 5 होती है। कैसे? इसको भी ब्रेक करके देखेंगे। आयनिक कंपाउंड है FeCN6 पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं तो हमें पता है पोटेशियम 4K पॉजिटिव और जो ये पूरा का पूरा है FeCN6, इस पूरे पे देखो, इस कैटायन 4K पॉजिटिव है, 4 कैटायन है तो एनायन पे भी कितना चार्ज होगा? 4 नेगेटिव। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने मिले? देखो 4 पॉजिटिव है, 4K पॉजिटिव है और FeCN6 4 नेगेटिव कितना है? 1 है। ये रहा देखो, ये 1 है, इसके आगे 1, इसके आगे 4, तो टोटल कितना आ गया? 5। अगर 1 मार्क्स में कोई पूछे टिक मार्क टाइप क्वेश्चन में कि आई की वैल्यू, तो ऐसे फाइंड आउट करनी है। और पूरा जो वैल्यू टाइप दे रखा है न्यूमेरिकल, तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो अभी देख लो, अब करते हैं यहाँ पे एसोसिएशन और डिसोसिएशन का डेरिवेशन। इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट, एसोसिएशन। एसोसिएट होना, तो हम एग्जांपल ले रहे हैं CH3COOH इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड जिसे बोलते हैं। 2 मोल ऑफ इथेनोइक एसिड एसोसिएट करके बनते हैं CH3COOH ट्वाइस। ठीक है, अब ये ट्वाइस का मतलब क्या है ये देख लो। जो इथेनोइक एसिड होता है ये CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एक मॉलिक्यूल हो गया। दूसरे को मैं अलग कलर से लिख देता हूं HO, ठीक है, CH3, ये 2 मॉलिक्यूल हो गए। दोनों मॉलिक्यूल कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं वो यहाँ पे देख लेना, हाइड्रोजन बॉन्ड से। हाइड्रोजन किसके साथ है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज ऑक्सीजन, और यहाँ पे ये, तो इसका ये मतलब है। और इसको हम बोलते हैं डाइमर फॉर्म। डाइमर फॉर्म 2 यूनिट हो रही है डाइमर, सिंगल यूनिट होती है मोनोमर। ठीक है, एक सिंगल यूनिट मोनोमर होती है, 2 यूनिट से मिलके बना है डाइमर, और मैनी यूनिट होती तो वो पॉलीमर, जो पॉलीमर चैप्टर में हम पढ़ते हैं। तो उसका ये मतलब है CH3COOH का, इसका मतलब है जो इथेनोइक एसिड है वो डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इस टाइप से। अब एट इनिशियल, अब हमने पढ़ा है एट इनिशियल, एट टाइम t, इनिशियल मान लेते हैं कंसंट्रेशन C है इसकी, इनिशियल कंसंट्रेशन C है, तो इनिशियल प्रोडक्ट तो बनता ही नहीं, इनिशियल बोला है तो प्रोडक्ट तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, एट टाइम t पर मान लेते हैं C♥2 डिसोशिएट हुआ है। सही से समझना है इसको। मैंने देखो इसके आगे कितने मोल से 1 मोल को C♥ डिसोशिएट बाय 2 मैंने लैट करा है। मान लो 1A को आप C♥2 लैट कर रहे हो, तो बताओ 2A को कितना हो जाएगा? 2A हो जाएगा C♥, क्योंकि 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। दोबारा देखना, 1 मोल को मैंने लैट करा है, लैट क्या हमें पता है C♥ डिसोशिएट होता है। आप कुछ भी लैट करो, जैसे C♥, मैंने करा है C♥2, 1 मोल को मैंने C♥2 माना है, तो बताओ 2 मोल क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई, तो C♥ बचा, तो ये हो जाएगा C माइनस C♥, क्योंकि इनिशियल में से तो डिसोशिएट हुआ है, अल्फा डिसोशिएट, जो कि हम क्वेश्चन करते हैं ऐसे इक्विलिब्रियम में। अब यहाँ पे देख लेना, ये जो कॉन्सेप्ट है ये ट्रिक समझना, या कॉन्सेप्ट आई निकालने का ये फॉर्मूला है। I इज टू एट टाइम t पे जितनी भी कंसंट्रेशन है आप सबको क्या कर दोगे? ऐड C माइनस C♥ प्लस C♥2,
एट टाइम टी पर जितनी भी कंसंट्रेशन है उसको डिवाइडेड कर दो इनिशियल से, सी से, ठीक है, किससे, इनिशियल से। तो यहाँ पे आई का एक रिलेशन आएगा, सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। आप इसे कॉन्सेप्ट वाइज समझ सकते हो या बोल सकते हो कि टाइम टी पे जितनी कंसंट्रेशन उसको इनिशियल से हमने डिवाइड कर दिया। अब देखो यहाँ पर दिख रहा है सी कॉमन लिया, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2 अपॉन सी। आप इसको डायरेक्ट सी अल्फा भी लेट कर सकते थे। अगर मैं इसे सी अल्फा लेट करता तो ये क्या हो जाता, सी माइनस 2 सी अल्फा। फाइनल रिलेशन तब भी सेम आता है, ठीक है। इसको अगर मैं सी अल्फा लेट करता तो 2 के लिए क्या हो जाता है, सी माइनस 2 सी अल्फा, तब भी आंसर फाइनल एक ही आएगा। अब यहाँ पे देखना सही से, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सी से सी कट, आई इज इक्वल टू, तो यहाँ पे कर लेते हैं, आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, तो क्या आ रहा है यहाँ पे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2। 1 को इधर ले लेते हैं, आई माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा बाय 2 माइनस अल्फा, बस 1 को इधर लेके गए हम, बाकी माइनस अल्फा ये रहा। यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूँ तो अल्फा माइनस 2 अल्फा बाय 2, तो ये आ रहा है 2 इससे मल्टीप्लाई 2 आई माइनस 1 इक्वल टू माइनस अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू आ गया, माइनस अंदर भेज देते हैं, 2 1 माइनस आई, माइनस चेंज हो गया ना कि माइनस मैंने उधर भेज दिया। तो ये अल्फा का रिलेशन आ रहा है, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एसोसिएशन वाले सारे क्वेश्चन हो जाएंगे A to Z। तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है अल्फा। अगर अल्फा निकालना है एसोसिएशन केस में इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, आई निकालना है तो भी इसी से निकाल सकते हैं हम, अगर अल्फा दे रखा है तो। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, यहाँ पर अभी पीछे आओ, एसोसिएशन केस में आई 1 से छोटा होता है, एसोसिएशन केस में आई लेस देन 1। कैसे, देखो यहाँ पे रिलेशन में भी दिख जाएगा। अगर मैं यहाँ से आई निकालूं इसी से, सही से देखना, ये रिलेशन था, अगर इसमें आई निकालूं तो अल्फा बाय 2 डिवाइड में गया इक्वल टू 1 माइनस आई, आई को इधर ले लेते हैं, आई इधर आ गया 1 माइनस अल्फा बाय 2, आई को इधर ले गया, अल्फा बाय 2 को इधर ले गया। अब यहाँ पे सही से देखना, ये आ रहा है आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाय 2। आई की वैल्यू कब कितनी आएगी, वो 1 में से अल्फा बाय 2 को माइनस करने पे। अल्फा कितना छोटे से छोटा भी हो, बट 1 में से माइनस करने पे 1 से छोटी ही वैल्यू आएगी। देख लो आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाय 2। अल्फा चाहे आप 0.1, 0.0001 या 0.001 कुछ भी ले लो, उसको जब 1 में से माइनस करेंगे तो वैल्यू 1 से छोटी ही हो जाएगी। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा था आई लेस देन 1, वो इस फॉर्मूले से आता है आई लेस देन 1, ठीक है। इसे मैंने बताया है कि आई लेस देन 1 क्यों आता है, तो डिसोसिएशन में आई ग्रेटर देन 1 हम वो भी देख लेंगे। तो बट ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लेना, इससे न्यूमेरिकल होंगे डायरेक्ट बहुत सारे। अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई एसोसिएशन के केस में, ये एसोसिएशन की डेरिवेशन है। अब करते हैं डिसोसिएशन की, उसमें ये लर्न करना, याद रखना सही से। अब आता है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन, ये हमारे पास वही एग्जांपल लेते हैं CH3COOH। एसिटिक एसिड जब डिसोशिएट करता है तो क्या बनता है, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये सबको पता है। सेम वही एट इनिशियल एट टाइम T, ठीक है, एट इनिशियल एट टाइम T। तो अब हम देखते हैं एट इनिशियल कंसेंट्रेशन C, प्रोडक्ट बनता ही नहीं है। इस बार नॉर्मल सा मान लेते हैं, मान लो ये C अल्फा डिसोशिएट हुआ है, ये भी C अल्फा डिसोशिएट हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा C माइनस C अल्फा। अगर यहाँ पे 2 होता तो ये होता C माइनस 2C अल्फा, यहाँ पे 3 होता तो C माइनस 3C अल्फा, यहाँ 1/2 होता तो C माइनस 1/2C अल्फा, ठीक है। बट यहाँ पे है क्या, 1 है तो C माइनस C अल्फा। अब देखो I निकालने के लिए टाइम T पे जितनी कंसंट्रेशन है उसे इनिशियल से डिवाइड कर दो, C माइनस C अल्फा
प्लस सी अल्फा प्लस सी अल्फा। टाइम टी पे जितनी भी कंसंट्रेशन थी सबको डिवाइड कर दिया हमने इनिशियल से। यहां से कॉमन आया सी, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन सी। सी से सी कैंसिल आउट, देखो माइनस अल्फा ये प्लस अल्फा ये भी कट गया, तो बच रहा है सिर्फ 1 प्लस अल्फा। अभी आगे करने से पहले देख लेना, आई की वैल्यू 1 में अल्फा प्लस करोगे जब आएगी, मतलब आई की वैल्यू 1 से तो बड़ी है, तो यहाँ पे देख रहा है आई की वैल्यू 1 में अगर मैं अल्फा को ऐड करूं तो आई आ रहा है, तो 1 में कुछ भी ऐड करो 1 से बड़ा ही आएगा, ठीक है। तो आई इज ग्रेटर देन 1 डिसोसिएशन में, ये रहा जो हम पढ़ते हैं, आई इज ग्रेटर देन 1, ये डिसोसिएशन के लिए है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी है। बट हमें तो अल्फा निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, कितना, सॉरी क्या गया मेरा, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई माइनस 1। अल्फा यहाँ पे ना, हम तो अल्फा निकाल रहे हैं, या 1 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, आई माइनस 1। इसमें से ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसमें से देखो ये वाला अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1, ये दोनों फॉर्मूले याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, इस वेंटो फैक्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स वगैरह आता है उसमें डायरेक्ट ही हो जाएंगे इससे क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये तो पता चल गया कि जो सॉल्ट्स होते हैं वो डिसोशिएट हो रहे हैं, कंप्लीटली, पार्शियली, एसोशिएट, डिसोशिएट, ठीक है। तो इसलिए वेंटोफ ने सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो इक्वेशन थी उसको मॉडिफाइड कर दिया, तो यहाँ पे हम लिखते हैं नोट करके, वेंटो फैक्टर modified the equations of colligative properties। तो पहले हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, P नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डब्ल्यू ए इंटू में एम ए। अब सबके आगे क्या लग जाएगा, आई, क्योंकि अब एसोसिएशन और डिसोशिएट भी दे रखा होगा हमें कि वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा है या एसोशिएट। ये था आर एल वी पी। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट वो भी देख लेते हैं। डेल्टा टी वी इज इक्वल टू के बी एम होता था, भी आ जाएगा आई के बी एम। सेम डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम होता था, ये हो जाएगा आई के एफ एम। सिमिलरली पाई ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता अब हो जाएगा सी आर टी या फिर एम आर टी। तो याद रखना आपको आई की वैल्यू दे रखी होगी और डेल्टा टी वी वगैरह निकालना है, तो अब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो ये तो था वेंटो फैक्टर, क्या क्या रिलेशन था, क्या है, बस ये याद रखना कैसे हम आई की वैल्यू क्या क्या होती है जो 1 नंबर के लिए, और न्यूमेरिकल्स के लिए आप ये रिलेशन याद रखना, और 1 मार्क्स के लिए आई लेस देन ग्रेटर देन एसोसिएशन डिसोसिएशन रिस्पेक्टिवली। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल्स वेंटो फैक्टर्स के। तो अब कैसे पता चलेगा कि आई कैलकुलेट कैसे करना है, 1 मार्क्स के लिए तो आप डायरेक्ट बता दोगे ऐसे, बट अगर न्यूमेरिकल्स आता है तो फिर हम कैसे करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, तो इसको समझने के लिए। तो यहाँ पे पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ रही है, मैं एक बार क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 0.001 m kx एफिशिएंट 6, देखो ये वही वाला एग्जांपल आ गया यहाँ पे, बट x दे रखा है, इज 7.10 10⁻³ केल्विन। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x, ये x निकालना है जो k के नीचे पैरों में, ठीक है। गिवन kf की वैल्यू दे रखी है, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले गिवन क्या क्या देखते हैं। हमें बोल रहे थे द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मोलैलिटी दे रखा है 0.001 m,
ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डेल्टा टी अभी गिवन है कितना 7.10 इंटू 10⁻³ केल्विन। और के एफ भी गिवन है हमारे पास। के एफ कितना है, एक मिनट, के एफ कितना है हमारे पास, तो के एफ है 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स। एक्स निकालना है, कौन सा एक्स, के एक्स एफ ई CN 6, ये एक्स निकालना है, ठीक है, ये एक्स निकालना है, सिंपल सा हमें निकालना है वही आई डिसोसिएशन। एक्स क्या होता है, ये वेंटो फैक्टर कितना डिसोशिएट हो रहा है, कैसे पता चलेगा कितना है, तो सिंपली हमें निकालना है यहाँ पर आई आ गया तो के एक्स निकल जाएगा। देखो कैसे अब करते हैं, हमें पता है ये वी नो डेल्टा टी एफ, अभी निकाला, देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ गया, ये रहा। डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या है, आई के एफ एम, आई के एफ एम, आई के एफ एम, यस और नो, तो चलो आई निकालते हैं। तो कितनी वैल्यू है, डेल्टा टी एफ है हमारे पास 7.10 इंटू 10⁻³ आई हमें कैलकुलेट करना है, के एफ है 1.86 और एम जो आ रहा है वो आ रहा है 0.001, तो आई इज इक्वल टू, देखो अब आई निकाल रहे हैं, तो आई इज इक्वल टू ये सारी वैल्यू डिवाइड 7.10 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1.86 इंटू में 0.001। अब देखो ये पॉइंट हटाया तो 10⁻³ -3 + 3 ये तो गया, ये पॉइंट से ये पॉइंट गया, तो ऊपर आ रहा है 710, नीचे आ रहा है 186, ठीक है। तो डिवाइड कर देते डायरेक्ट या मल्टीप्लाई, चलो डिवाइड ही कर देते हैं, क्या 710 186, तो ट्राई करते कितने बजा रहा, 186 4 पे गया, 6 4 24, 2 4 8 जा 32, 4 3 4 में जब 4 7 नहीं 3 पे जाएगा, 186 3 जा 3 6 जा 18 1 3 8 जा 24 25 2 3 1 जा 3 4 5 5 5 8, कितने पे गया, 3 पे, 10 में से गया 2, 9 में से गया 4, 6 पे से गया 1, ठीक है, 0.0, तो पॉइंट के बाद एक वैल्यू निकाल लेते हैं 186, 7 से करें 8 कैसे करें, 6 8 जा 48, 4 8 8 जा 64, 8 6 8 1 जा 8 14, तो 7 पे जाएगा 1488, तो 7 पे जा रहा है क्योंकि 8 पे तो बड़ी वैल्यू आ रही, तो ये 7 पे जाएगा, तो 3.7। अभी इसे इतनी करते हैं, तो आई जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 3.7, ये आया अभी आई, ठीक है, क्या आया है आई। अब बट अल्फा क्या होता है, क्वेश्चन में देख लो ना सही से, क्वेश्चन में क्या बोला है, डिटरमाइन द डिप्रेशन वैल्यू ऑफ वेंटो ऑफ, ठीक है, के एक्स एफ ई CN 6 CN, ये देखो के ये किस में डिसोशिएट होगा, किस में होगा, हमें पता है ये ब्रेक करता है, तो हमें एक्स निकालना है, मतलब इसका डिसोशिएशन करना है, तभी तो एक्स निकलेगा। एक निकलेगा FeCN जो भी नेगेटिव है 2 3 4 समथिंग, और ये के पे जो भी पॉजिटिव होगा 2 3 4, तो ये क्या है डिसोशिएशन। और डिसोशिएशन के केस में अल्फा इज इक्वल टू होता है I-1। अभी देखो हमने करा है, डिसोशिएशन के केस में अल्फा इज इक्वल टू होता है I-1। और कितना डिसोशिएट हो रहा है, कितना डिसोशिएट हो रहा है, आई तो हमने निकाल लिया, आई पूछते तो डायरेक्ट ये आंसर हो जाता है। अब बोला था एक्स क्या है,
एक्स मतलब कितना ये डिसोशिएट हो रहा है, ब्रेक कर रहा है, वो निकालना है एक्स। तो और डिसोशिएशन क्या होता है, अल्फा, अल्फा होता है क्या, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन या फिर डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी बोल सकते हो। तो अल्फा निकालना मैं i माइनस 1, आई कितना है 3.7 माइनस 1 जो कि आ रहा है 2.7। मैंने पॉइंट में पूरा नहीं करा, वो और भी वैल्यू आती है जो अप्रोक्स 3.8 हो जाएगा। तो कितना हो गया 2.7 मीन्स जो अप्रोक्स लगभग 3, ठीक है। वैसे रियल वैल्यू 2.7 है, बट अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 3 जो कि अप्रोक्स कितनी हो जाएगी 3, जो कि हो जाएगा K3 FeCN6 जो कि ब्रेक करके क्या बनाएगा 3K पॉजिटिव FeCN6 3 नेगेटिव, ठीक है, ये बन रहा है। हाँ ठीक है, तो देख लो अगर मैं यहां से I निकालूं तो कितना आ रहा है 4, कितना आ रहा है सही से देखना 4। एग्जाम में जो डायरेक्ट पूछते तो ऐसे, बट रियल वैल्यू वो ये होती है 3.7 जो कि हम अप्रोक्स लिख के 4 लिखते हैं। और पूछा था बताओ ये x कितना है, पता है अल्फा कितना डिसोशिएट हुआ है, और 2.7 रियल 2.7 है, बट फॉर्मूले में ऐसे पॉइंट नहीं डालते, हम पूरी वैल्यू लिखेंगे 3। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो उसमें ऑप्शन मिल जाएगा आपको इस वाले क्वेश्चन के लिए 3, ठीक है। और आई के लिए ऑब्जेक्टिव में या तो 3.7 मिलेगा या 4। तो ऐसे निकलता है ये अल्फा एंड आई, जो कि पहला क्वेश्चन था, काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग सा था। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ बोला है 0.02 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl हैविंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 90% एट 27 डिग्री सेल्सियस हैज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। ऑस्मोटिक प्रेशर मींस पाई, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर मींस पाई। अब देखो गिवन क्या क्या, m इज इक्वल टू 0.002 मोलर एक्वस सॉल्यूशन मींस मोलालिटी, सॉरी मोलर बोला है ना, मोलर, मोलर होता तो मोलालिटी होता है, ये मोलर है, मोलारिटी है, कैपिटल M 0.002 मोलर, R मोलारिटी वाला। NaCl having डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अब देखो NaCl के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा दे रखा है कितना 90%। परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल तो 90 डिवाइडेड बाय 100 जो कि आ रहा है 0.9। अल्फा अगर 0.9 है तो इसके लिए आई कितना होगा, क्वेश्चन है हमारा डिसोसिएशन का, और हमें रिलेशन पता है, डेरिवेशन से करा है, जो अल्फा इज इक्वल टू होता है वो होता है I माइनस 1, ठीक है। तो बताओ यहां से I कितना होगा, I इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस 1। अल्फा कितना है 0.9 प्लस 1 जो कि आ रहा है 1.9, तो I कितना आ रहा है 1.9। बट कुछ बच्चे इसको तो ऐसे भी कर सकते हैं, NaCl के लिए I हमने अभी पढ़ा भी है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, एक और एक I की वैल्यू 2। अगर ये सारी वैल्यूज नहीं होती, ये परसेंटेज नहीं दे रखी होती तो हम 2 निकाल देते हैं। अब हमें दे रखा है अल्फा तो हम करेक्ट वैल्यू ही निकाल देंगे 1.9। 2 भी डालेंगे तो आंसर में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 1.9 और वो 2, ये डायरेक्ट निकाला है और ये हमने वैल्यूज हैं। रियल वैल्यू ये होती है जिसको हम अप्रोक्स 2 निकालते हैं ऐसे, ठीक है। अब हमारे पास I आ गया है, M भी पता है, और क्या है NaCl, और कुछ दे रखा है, हाँ टेम्परेचर भी है, तो टेम्परेचर में लिख देता हूँ 27 डिग्री सेल्सियस जो कि केल्विन में करेंगे 300, 273 से प्लस करते हैं। तो अब देखो हमें फॉर्मूला पता है V नो, आप सही से देखना इंपॉर्टेंट है, पाई इज इक्वल टू I MRT, ठीक है। पाई I कितना है, पूरा ये 1.9 लेते हैं क्योंकि पॉइंट में आंसर दे रहेगा, इनटू में M 0.002 R कौन सा लेंगे, सारे आंसर बार में है तो R बार वाला ही लेंगे 0.083 और टेम्परेचर 300। तो अब देखो सारे पॉइंट अगर मैं हटा दूं तो 10 इसका आया, 30 इसका है,
और 3 0 इसके है, 2 0 से 2 तो कट गया, बचा क्या ऊपर से मल्टीप्लाई करना है तो करते हैं, या डिवाइड भी कर दूं कहीं पे, 5 है नहीं ठीक है। 2 3 जा 6, 6 को कर रहे हैं पहले किससे 83 से, 6 3 जा 81, 6 3 जा 48 49, अब इसको कर रहे हैं 19 से, 9 8 जा 72, 7 9 9 जा 81, 88 8 4 9 जा 36 44, 1 8 जा 8, 1 9 जा 9, 1 4 जा 4, तो 2 16 1 4 1 9, तो ये आ रहा है 9462, और डिवाइडेड में कितने जीरो, 1 2 3 4 5 3 4 5, जो कि सिंपली सॉल्व करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.09462 बार, 0.0, ये देखो 1 2 3 4 5 ही होते ना, 1 2 3 4 5, हाँ तो 1 2 3 4 5, तो 0.09462, यही ऑप्शन है ये रहा, 0.096946, इन्होंने पूरा वैल्यू सॉल्व नहीं करी, हमने पूरे निकाल लिया, तो हमारा आंसर ये है, देखो 0.94 तो हो ही नहीं सकता, 9.4 भी नहीं है, ये पॉइंट हटा तो 10⁻3 ये भी गलत है, तो एक ही ऑप्शन है सी ऑप्शन इज करेक्ट, 0.094। तो ये था हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर और आई का दोनों का रिलेशन, तो यहाँ पे ये आई इंपॉर्टेंट था निकालना। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये आपकी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, सॉल्व प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन है 2 ग्राम ऑफ, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड C6H5COOH dissolved in 25 gram of benzene, show the depression in freezing point equal to this, molar depression constant is 4.9, what is the percentage of association of acid if it form dimer, एसिटिक एसिड है, एथेनिक एसिड है, डाइमर फॉर्म करती है, हमने देख लिया, बोला व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, तो अल्फा निकाला उसकी परसेंटेज, ठीक है। तो अब देख लो आई कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व क्या होता है इसमें दिखेगा आपको, तो WB कितना है 2 ग्राम और W है सॉल्वेंट 25 ग्राम, ठीक है। और बाकी हमें क्या क्या गिवन है, डेल्टा टी एफ कितना है, डेल्टा टी एफ 1.62 केल्विन, की एफ भी गिवन है, की एफ कितना है 4.9 केल्विन केजी मोल इनवर्स, ठीक है। अल्फा निकालना है, अल्फा निकालने के लिए देखो हमें क्या चाहिए होता है, ये इसमें एसोसिएशन में आई पीछे कर लेते हैं जो डिराइव करा था, देखो ये रहा डाइमर वाला, अल्फा निकालने के लिए हमें चाहिए आई, तो पहले हम निकालेंगे आई, और आई कैसे निकलेगा, ये हमने यहाँ पे पढ़ा है, आई कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व, कैलकुलेटेड कौन सा होता है जो नॉर्मल हम निकालते हैं, ऑब्जर्व जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से निकालेंगे, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू सारी हमें गिवन भी है, तो अब करते हैं ये रहा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जो मोलर मास निकाल रहा हूँ किसका, बेंजोइक एसिड C6H5COOH जो कि होता है 122 ग्राम मोल इनवर्स, ये कौन सा होगा, ये होगा कैलकुलेटेड, कौन सा, ये है कैलकुलेटेड, याद रखना मैंने लिख दिया है, ठीक है। और जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से आएगा वो आएगा ऑब्जर्व, कौन सा आएगा ऑब्जर्व, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकालते हैं MB जो कि हो जाएगा KF इंटू में WB डेल्टा TF WA इंटू में 1000, ठीक है। और ये जो M है ये ऑब्जर्व्ड है, कौन सा है ऑब्जर्व, ये दोनों निकल जाए तो फिर हम आई निकाल लेंगे, तो पहले MB निकालते हैं, MB इज इक्वल टू जो कि ऑब्जर्व्ड है, KF की वैल्यू हमें दे रखी है 4.9, WB 1000 kg के लिए कर रहे हैं, डेल्टा TF 1.62, ठीक है, इनटू में, और क्या है WA कितना है 25, कितना है 25,
5। तो करते हैं ये 122, ये लगभग 241 आता है, 240 to 41, तो लिख लेते हैं, ठीक है। अब कैलकुलेट करना में 2 to 41 ग्राम मोल इनवर्स, सब कैलकुलेट कर लेना 240 241, ठीक है, इतना ही आएगा। ये कैलकुलेटेड था, ये ऑब्जर्व था। तो अगर हम देखें, हमने पढ़ा है, देख लो ये रहा, दोबारा देख लेना। अब आता है आई। आई होता है कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास। क्या होता है? कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास। तो ये वैल्यू पुट करते हैं आई की। आई इज इक्वल टू होता है कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास। ठीक, तो ये देख लेना 240 या 241 होता है अप्रोक्स वैल्यू। आप सॉल्व कर लेना, टाइम जाएगा यहाँ पे। तो कैलकुलेटेड मोलर मास कितना है? 122 है हमारे पास। कहाँ गया? ये रहा। और ऑब्जर्व कितना है? 241। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ 122 241 0.0, तो 2 की टेबल पे कितने पे जा रहा है? 241, 5 4 जा 20, 2 5 2 जा 10 11 12, 2 पर, सॉरी 5 पर, कितना? 5 1 जा 5 था ना, 0 2 5 जा 10, ठीक है। इतना आ रहा है 1205, माइनस करा 15 0 0 0। अब कितने पे जाएगा? करते हैं 6 पे जाएगा। तो करते हैं 241 को 6 है, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12 13 14, तो 0.506 0.506 ये आया अभी आई। और क्वेश्चन में हमें बोला है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन। तो एसोसिएशन मींस अल्फा निकालना है, हमें निकालना है। क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करना है वो करना है अल्फा, वो भी उसकी परसेंटेज। एसोसिएशन के लिए आई आ गया, तो अल्फा का फॉर्मूला होता है, हमें पता है, अभी डेरिवेशन में जो करा है वी नो। तो देख लो ऐसे निकलता है ऑब्जर्व एंड कैलकुलेटेड, ठीक है। आई निकल गया। अगर आई तक पूछा तो यहाँ पे क्वेश्चन हो चुका है। अल्फा पूछा है तो अल्फा इज इक्वल टू 2 1 माइनस आई, और डिसोसिएशन के लिए होता है अल्फा आई माइनस 1। तो 2 1 माइनस आई कितना है? 0.506, जो कि सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 506, तो 0.494 4 10, ठीक है, 0.494। उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 494 को 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 9, यही है ना, 2 4 जा 8, ठीक है, 988। अल्फा आ रहा है 0.988, 0.988। अब इसकी परसेंटेज निकालें, तो परसेंटेज ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा? परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई, पॉइंट आया 30, 98.8, ठीक है। तो परसेंटेज आ रही है 98। जो बुक में आंसर उसमें 99, जो कि उन्होंने अप्रोक्स लिखा होगा, यहाँ पे देख लेते एक बार करके। कराता तो कितना है? 494, तो 8 हाँ 98, वो अप्रोक्स करके 99 आ जाएगा, अप्रोक्स करके 99 परसेंटेज। तो याद रखना, अगर आपको इस क्वेश्चन में आई निकालना है तो कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास, यहाँ तक करना है आई। अगर अल्फा पूछा है तो ये परसेंटेज निकालनी है, तो लास्ट में हमने कर दिया। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 98.8, जो कि अप्रोक्स बुक में जो लिखा हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में वो है 99 परसेंटेज। तो ऐसे हम आई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ रहा है, इस बार है 0.2 मोलर solution of KCl fridge at minus 0.68 degree Celsius. If Kf for H2O is इतना, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा पूछा है, सिंपल था इसमें तो, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ही होता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो अल्फा तो इसमें निकालना है पहले। सॉल्यूशन क्या क्या गिवन है?
मोलैलिटी दे रखी है हमें कितनी 0.2 मोलल। तो कोई इसमें मोलल है, अगर मोलर होती तो मोलैरिटी था। KCl फ्रिज एट डेल्टा TF कितना है 0.68, ये डिफरेंस होता है केल्विन में, ठीक है। माइनस और प्लस हम तो प्लस में लेते हैं क्योंकि माइनस तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो फ्रिज हो रहे हैं, हम केल्विन में डिफरेंस लेते हैं, वो डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की फ्रीजिंग टॉपिक में जाके देख सकते हो, इस डिग्री सेल्सियस को केल्विन में क्यों लिखा जाता है, क्योंकि ये डिफरेंस है। आगे आ रहा है KF कितना है 1.86 केल्विन kg मोल में, बस इसकी यूनिट होती है। तो और क्या था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो पहले निकालते हैं हम इसका I, ठीक है। I निकल गया तो अल्फा निकल जाएगा, तो I निकालना है हमें पता है। जो अभी हम पढ़ के आए डेल्टा TF इक्वल टू होता है I इंटू, एक ही बात है हम पहले लिखो KF इंटू में M, ये भी अभी पढ़ के आए। अगर मैं यहाँ से I निकालूं, यहाँ से हम अगर I फाइंड आउट करें तो I बराबर होता है डेल्टा TF अपॉन KF इंटू में M, KF अपॉन में M, ठीक है। तो डेल्टा TF कितना है 0.68, KF कितना है 1.86 और M कितना है 0.2। देखो ये पॉइंट से तो ये पॉइंट गया, इस पॉइंट का एक जीरो यहाँ पे आ गया, 2 से इसको कर दिया तो ये 34, ऊपर आ रहा 340, नीचे आ रहा 186, 2 से और काट देते हैं 7093, तो 3 के टेबल पे जा रहा है, 3 5 जा 15 16 नहीं, पूरा डिवाइड करना पड़ेगा। तो करते हैं यहाँ पे 170 को 90, 91 जा 90, बचा 80 सॉरी बचा 80.0, कितना जाएगा 9 पे ना, 9 9 जा 81, नहीं 8 पर 720, अच्छा 80, 0 कितने पे जाएगा, फिर दोबारा 8 पर ही जा रहा है, ये आ रहा है 1.88, I आ रहा है अभी, I कितना आ रहा है 1.88, और वैसे भी देखो KCl है, इसका I 2 होता है, I कितना होता है 2, बट हमें एग्जैक्ट पूछा था ना तो एग्जैक्ट निकालेंगे अभी। तो I तो आ गया, अगर पूछा जाता नॉर्मल कि KCl के लिए I कितना होता है तो आप सिंपल सा बता दोगे 2 होता है, बट अब बोला था अल्फा कितना है तो I तो निकाल लिया। डिसोसिएशन के लिए जो फॉर्मूला होता है डिसोसिएशन के लिए, वो अल्फा बराबर I-1, अल्फा इक्वल टू I-1, तो I कितना है 1.88 माइनस 1 0.88, एक मिनट 0.88 चेक करते हैं कहीं पे गलती तो नहीं हो रही, ठीक है। जो कि परसेंटेज में करूँ तो 88%, चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या होता है 68, एक मिनट 186 0.2 पॉइंट हटाया, ठीक है 02 340 217 17 34 9 3 93, अच्छा सॉरी 93 था, ये 93 था, ठीक है गलती से 90 कर दिया था, 93 था। तो डिवाइड करते दोबारा, बाय मिस्टेक गलती से 90 लिख लिया था, ठीक है। तो पहले जाएगा 1 पे जाएगा कितना 93, 10 में से गया 7, 16 में से गया तो बचा 7। अब पॉइंट 1 के बाद पॉइंट ले लेते हैं 0, तो 93 7 3 21 2 7 9 63 64 65, और 8 पे कितना जा रहा है 8 3 जा 24 2 8 9 जा 72 74, ठीक है 744, तो
तो कितना बचा, 10 में से गया 6 और 3 36, कितने पे गया था ये 8 पे, ठीक है। तो 0 आ गया, अब कितने पे जाएगा 3 पर, 1.83 जो कि आ रहा है 1.83, गलती से 90 लिख लिया था इसलिए 1.88, बाकी सब सही ठीक ठीक करते हैं, जो कि 1.83 है, इसे भी 3 कर दूं, 1.83 माइनस तो 0.83, तो परसेंटेज अगर मैं निकालूं अल्फा की 100 से मल्टीप्लाई तो कितनी आ जाएगी 83%। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये रहा बी ऑप्शन इज करेक्ट। डिवाइड करते टाइम अप्रोक्स वैल्यू भी लोगे तब भी आपका 82 81 के आसपास या 84 के आसपास दिखेगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट 83%। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक और क्वेश्चन रहा है लास्ट, इसको भी करते हैं, इजी सा है, तो ये होमवर्क में करेंगे बट मैं गिवन वैल्यूज लिख देता हूँ और आपको सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या क्या है, बिल्कुल इजी सा है ये क्वेश्चन। तो फिनोल एसोसिएट इन बेंजीन टू अ सर्टेन एक्सटेंट टू फॉर्म अ डाइमर, डाइमर हो रहा है, एसोसिएट भी बोला है। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20 into 10 की पावर 3 ग्राम ऑफ फिनोल इन 1 kg ऑफ बेंजीन, सॉल्वेंट दे रहा, सॉल्यूट भी केजी में दे रखा है, ऐसे ग्राम में लेंगे, ठीक है। डब्ल्यू बी 20 into 10 की पावर -3 kg, हम किस में लेते हैं सॉल्यूट का मास ग्राम में, किस में लेते हैं ग्राम में, तो ग्राम में करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई जो कि पावर हट जाएगी 20 ग्राम। डब्ल्यू ए कितना है 1 kg, ये पहले से kg में। अब देख लो एम वी, उससे आगे अभी पढ़ लेते हैं पहले। हैज द फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज, डेल्टा टी एफ दे रखा है कितना 0.69 केल्विन, और के एफ भी दे रखा है, ये तो सेम वही क्वेश्चन है जैसा भी टेक्स्ट बुक वाला जो क्वेश्चन था, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, सेम, बस वैल्यू सारी बदल दिया, केल्विन केजी मोल बस। तो बोल रहा है फिनोल इज डाइमराइज्ड, ठीक है, ये तो पूछा है फिनोल एसोसिएटेड दिस इन दिस हैज द फ्रीजिंग पॉइंट अ सॉल्यूशन कंटेनिंग इतने ग्राम डिक्रीज बाय इतना, कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ फिनोल। तो हमें क्या निकालना है, अल्फा निकालना है, फ्रैक्शन, डिसोसिएशन, एसोसिएशन सब, ठीक है, अल्फा निकालना। अल्फा के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, आई, आई कैसे निकलेगा, कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व। तो मोलर मास कैलकुलेटेड कैसे निकलेगा, देखो सॉल्यूट कौन है फिनोल, और फिनोल का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH मींस C6H5OH, C6H5 का तो होता है 77 + 16 + 1 जो कि आ गया 94 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। तो देखो ये कैलकुलेटेड आ गया। ऑब्जर्व आप कैसे निकालोगे, ऑब्जर्व देख लो, ऑब्जर्व MB वो निकालोगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, सारी वैल्यूज गिवन है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, ये जो कि होता है KF इनटू में WB अपॉन MB होता है जो कि वहां पे चला गया, यहाँ आ जाएगा डेल्टा TF इनटू में W है। इस बार 1000 इसलिए नहीं आएगा कि W है पहले केजी में दे रखा सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ से जो भी MB आएगा ये कितना है 5.12, WB 20, डेल्टा TF 0.69, सॉरी कहाँ से लगे 0.69 और W है 1, ये हो गया 102824 अपॉन 0.69, पॉइंट में डालो 69, देखो पॉइंट से पॉइंट हट गया, 1024 इंटू में 10 अपॉन में 69। एक MB ये रहा कैलकुलेटेड, एक MB ये रहा ऑब्जर्व। तो आई इसको सॉल्व कर लेना, कुछ नहीं है 69 से डिवाइड करना है, तो आई बराबर होता है कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास।
ठीक है, ये होमवर्क के लिए दे रहा है। ये हमारा देखो कैलकुलेटेड ये रहा, ऑब्जर्व अब आप निकाल लोगे 1024 इंटू में 10/69, जो भी आएगा ये रहा कैलकुलेटेड डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व, यहाँ से तो आ जाएगा हमारे पास क्या आई, क्या जाएगा आई। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ से आई आ जाएगा, जो भी आएगा आई। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आई कितना है और अल्फा कितना आ रहा है। एसोसिएशन के लिए अल्फा का फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई, यहाँ पे पुट कर देना आई की वैल्यू और आपका अल्फा जो भी है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में करके आंसर करके बताना है कि यहाँ पर अल्फा कितना आ रहा है। तो ये तो था आज हमने पढ़ा वेंटो फैक्टर और उसकी प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल्स, और वो वेंटो फैक्टर होता क्या है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। आप ये नोट करो, इसे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। बाय बाय।